नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बच्चे रेगुलर और प्राइवेट इस बार एग्जाम दे रहे हैं, वह बीएससी सेकेंड ईयर में आपको जैसे पहले ही पता होगा कि जो न्यू सिलेबस है वो लॉन्च किया गया है। न्यू सिलेबस के अंतर्गत मैथ्स के पहले जो 3 पेपर होते थे उसे अब 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज हम जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपर का नाम है। ये जो है इसमें टोटल आपके 5 यूनिट हैं और सभी यूनिट 10-10 नंबर के आने वाले हैं। मैं इस वीडियो में यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कितने चैप्टर हैं न्यू सिलेबस में उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही आपको यह बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको इजी पढ़ेंगे और साथ ही कौन से चैप्टर के नोट्स आपको आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण जो पेपर है आपका, उसे आप अच्छे से अच्छा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स, पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, जिसके अलग अलग यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के बारे में तो देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें कुछ 5 चैप्टर रखे गए हैं। अपने को 4 चैप्टर्स को टारगेट करना है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है चर पृथक्करण, जिसे कि हम लोग जो वेरिएबल्स रहते हैं वेरिएबल सेपरेशन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। दूसरा है समघात फलन, जिसे इंग्लिश में होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। साथ ही असमघातीय अवकल समीकरण मतलब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक में नॉट इक्वल वाला आता है, दूसरे में इक्वल आता है, इक्वल वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 देखें तो ये सारे टॉपिक्स आपके 12th से रिलेटेड हैं या फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं, तो इन्हें आप आसानी से बना पाएंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली समीकरण, बर्नौली का समीकरण और चरों में परिवर्तन मतलब वेरिएबल ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, ये 3 चैप्टर आते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको रैखिक अवकल समीकरण मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्लियर है तो ये दोनों आप आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण को टारगेट करना पड़ेगा। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों अपने आप आपसे बन जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, यथावत अवकल समीकरण, जिसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, और समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट। याद रखिएगा, अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो दूसरा आपका आराम से बन जाएगा। तो इस तरह चैप्टर नंबर 1 में 3 टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 में कहने के लिए तो 3 टॉपिक है, बट अगर आप एक टॉपिक अच्छा करेंगे तो ये दोनों आपसे आसानी से बन जाएंगे। वैसे ही चैप्टर नंबर 3 में कहने के लिए 2 टॉपिक हैं, बट अगर आप टॉपिक नंबर 1 को अगर आप अच्छे से कर लें तो टॉपिक नंबर 2 आपका आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। इसमें जो 2 टॉपिक दिए गए हैं इन्हें आप छोड़ दें। जैसे पहला टॉपिक है प्रथम कोटि के अवकल समीकरण और दूसरा टॉपिक है समीकरण जिन्हें x के लिए ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो 2 टॉपिक है, 2 आर्टिकल है, उन्हें आप छोड़ सकते हैं, इनके लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आप क्लेरो के इक्वेशन, क्लेरो समीकरण और इक्वेशन ऑफ लंगराज या लंगराज समीकरण जो है आप इसे कर लीजिएंगे, तो आपका ये यूनिट लगभग प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, उससे रिलेटेड आपको मेथड हो सकता है यूट्यूब पे मिल जाए, चाहे तो आप कर लें। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि अगर आप यूनिट नंबर 1 में ये 3 टॉपिक, यूनिट नंबर 2 में अगर आप एक टॉपिक करेंगे तो आपका दोनों हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में आपका ये 3 टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 में अगर आप एक टॉपिक करेंगे तो आपका दोनों टॉपिक आराम से बन जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक, और वहीं अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 में तो ये 2 टॉपिक कर लेंगे तो 90% चांस है कि आपका अगर 10 नंबर का ये यूनिट आ रहा है तो लगभग आप 5 से 8 नंबर का आराम से इस यूनिट से बना लेंगे। और जितने भी टॉपिक अगर मैंने बताए हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपका 10 आराम से आ जाएगा। अगर चैप्टर नंबर 5 का कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो और मतलब अथवा में आएगा। तो अगर किसी भी यूनिट में अगर आप 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर अगर आप आराम से करें तो उस यूनिट में आपके 10 नंबर लगभग तय हो जाते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ जैसे आर की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए यूनिट नंबर 2 में मैंने चैप्टर नंबर 6 को क्रॉस किया है, क्योंकि अगर आप इसके लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब इसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। अगर आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से करते हैं, चैप्टर नंबर
7 क्या है, CF एंड PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 में केवल CF PI पढ़ के चला जाए तो भी 90% चांस है कि मिनिमम 5 मार्क्स का तो बना ही लेगा। तो अगर आप चैप्टर नंबर 6 छोड़ दें, चैप्टर नंबर 7 में CF और PI के 6 से 7 टाइप जितने भी टाइप हों उन्हें आप अच्छे से कर लें। वहीं अगर आप चैप्टर नंबर जब 8 में जाएंगे तो CF PI से रिलेटेड ही जो स्वतंत्र चर में परिवर्तन, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज होता है इक्वेशन का, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही प्राचल विचरण विधि, जिसे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहा जाता है। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मेरे को जो चैप्टर नंबर 7 में मैं ये 2 टॉपिक ये CF PI को अच्छे से पढ़ूंगा और इस चैप्टर में प्राचल विचरण विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ लूंगा। तो 90% चांस है कि ये मेथड एक पूछता ही पूछता है, साथ में CF PI से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। अब अगर जो चैप्टर नंबर 6 से या इन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो उस कंडीशन पे मेरे को ये अथवा में मिलेगा, और के बाद मिलेगा। तो अगर इसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 को मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा अगर मैं आपकी जगह रहूं। चैप्टर नंबर 7 में CF और PI को पढ़ूंगा और चैप्टर नंबर A में पहले प्राचल विचरण विधि को पढ़ूंगा, और अगर समय बचेगा तब इनको एक एक बार पेपर रीडिंग कर लूंगा और नहीं तो नहीं देखूंगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें है अचर गुणांकों सहित युगपत समीकरण। युगपत समीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही अवकलन की विधि, युगपत का हल। अगर आप इन 3 टॉपिक्स को अगर पढ़ते हैं तो लगभग आपका ये चैप्टर कवर हो सकता है। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी जो 2 टॉपिक जो आपको आसानी से समझ में आए वो आप पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप मेरे फेवरेट्स की बात करें इस चैप्टर में तो लंगराज मेथड, लंगराज सॉल्यूशन है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 4 टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वहीं 4P मेथड है। पिछले बहुत सारे बार जब ये एडवांस कैलकुलस का पार्ट हुआ करता था तो एक क्वेश्चन 4P मेथड से आता था और एक स्टैंडर्ड फॉर्म से आता था। तो अगर मैं आपकी जगह रहूं और मेरे को अगर यूनिट नंबर 3 प्रिपेयर करने बोला जाए तो मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 में ये 3 मतलब लंगराज इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और 4P मेथड, इनको पहले करूंगा। अगर इनको करने के बाद मेरे को समय बचेगा तब मैं चैप्टर नंबर 9 में जाऊंगा, नहीं तो मैं सिर्फ चैप्टर नंबर 10 पढ़ के चला जाऊंगा। तो इस तरह आपने देखा कि यूनिट नंबर 1 में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हैं बट टॉपिक ईजी हैं। यूनिट नंबर 2 में अगर आप CF PI और आपका जो है ये प्राचल विचरण विधि अगर करके चले जाते हैं तो लगभग आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। वहीं यूनिट नंबर 3 में लंगराज इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और 4P मेथड पढ़ने से ये आपके तीसरा यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो आपको कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावना है। इस वीडियो को जितने भी बच्चे जो BSc सेकेंड ईयर में न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं, मतलब रेगुलर स्टूडेंट, और जो बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर करें ताकि उन बच्चों का कुछ लाभ हो सके। मैं आगे आने वाले वीडियो में यूनिट नंबर 4 और 5 का भी वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो आपको 3 यूनिट बताए हैं उसी प्रकार मैं एनालिसिस के भी आपके 5 के 5 यूनिट आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से लगातार अभी सीरीज चलेगी जिसमें मैथ्स का जो है आपका पूरा 10 यूनिट और फिजिक्स के 10 यूनिट को मैं धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।